दोस्तों नमस्कार। एक राज्य जहां पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता हो, वो राज्य जहां पे लिटरेसी रेट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हो, वो राज्य जहां पे विदेशी पैसा सबसे ज्यादा आता हो, वो राज्य जहां से विदेश जाने वाले पर कैपिटा लोगों की अगर आप संख्या देखें तो सबसे ज्यादा हो, और वो राज्य जो अपने आप को ये कहता हो कि मेरे यहाँ सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन फैसिलिटी है, वो राज्य अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब जनता के पास पैसे की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सोना बिकता है, सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस आता है, सबसे ज्यादा विदेश में काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा लिटरेसी वाले लोग हैं, सबसे कम लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लेकिन वो राज्य भारत में बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाए, ये विडंबना है इस देश की। हम बात कर रहे हैं केरल की। क्यों हुआ केरल बैंकरप्ट? इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, डेटा के साथ करेंगे, उनके बजट को एनालाइज करेंगे और जो जानकारी हमारे पास है वो आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, अभी तक आपने द केरल स्टोरी के बारे में सुना होगा कि किस तरह से महिलाएं और आतंकवाद के बीच में कोई एक गठबंधन था। लेकिन एक अच्छे भले राज्य को, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हों, लोग एजुकेटेड हों, हर तरह से सक्षम हो, क्षमता हो, लेकिन वहां की सरकार अगर उस राज्य को मैनेज नहीं कर पाए और अल्टीमेटली वो राज्य दिवालिया घोषित हो जाए और फिर वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए ये कह के कि साहब हमें पैसा दिला दो, नहीं तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, रोजी रोटी बंद हो जाएगी, और केंद्र सरकार से कहिए कि हमें पैसा दें। जब ये नौबत आ जाए तो आप दोष किसको देंगे? ये चिंता की बात है, और इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि मुद्दा क्या है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमारे सामने ये है कि राज्य सरकारें, खासकर जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना इररिस्पॉन्सिबल क्यों हो जाता है कि फ्री बीज के चक्कर में, जस्ट बिकॉज वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो भारत की जनता के द्वारा जो टैक्स पेयर्स का पैसा दिया जाता है उसका इस हद तक मिसयूज करने लगता है कि राज्य को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। इस तरह की हरकतें क्या एक डेमोक्रेसी के लिए उचित हैं? ये आज बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आने वाले दिनों में हम चुनाव में जा रहे हैं। हम राष्ट्र का चुनाव कर रहे हैं, हम राज्यों का चुनाव करेंगे आने वाले दिनों में। तो आपको और हमको ये सोचना होगा कि किस सरकार के हाथ में इस देश की बागडोर दी जाए जो इस देश को दिवालिया घोषित करे या इस देश को आगे लेके जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसीलिए जब भी आप इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ें और इन नेताओं की भाषणों को सुने और समझें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या ये लोग भारत को और भारत के राज्यों को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं, कंगाली की तरफ ले जा रहे हैं, या वास्तव में देश का और राज्य का भला करने वाले हैं जिससे जनता का भला हो। ये आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने। इसीलिए दोस्तों, इस बात को समझना जरूरी है। और ये मुद्दा जब गया सुप्रीम कोर्ट में तो जवाब इस बात का ही आया कि भाई इतना दिवालियापन क्यों हुआ, केरल का दिवाला क्यों निकला। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले केरल के बजट को समझना होगा, क्योंकि अक्सर केरल सरकार का ये कहना है कि अगर हमें पैसा नहीं मिला तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो हमें बंद करनी पड़ेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि केरल के पास जबकि पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है तो दिवालिया कैसे हो गए? इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। दोस्तों, जो अभी बजट आया था 2023-24 का, तो 24-25 का बजट इन्होंने रख दिया है, लेकिन 23-24 का बजट जिसका आंकड़ा हमारे सामने है, पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं। केरल का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास है। इसका मतलब केरल को कम से कम 2 लाख करोड़ मिलने चाहिए। लेकिन जो केरल की अपनी आमदनी है
अगर आप उसको ध्यान से देखें तो केरल का जो एक्चुअल आमदनी है वो है करीब 1,30,000 करोड़। 1,30,000 करोड़ अगर आमदनी है तो निश्चित रूप से जो कमी है वो करीब 70,000 करोड़ के आसपास की है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आपके पास आमदनी नहीं है तो आप 2 लाख करोड़ का खर्चा क्यों कर रहे हो और कहां कर रहे हो? तो ये पैसा जा कहां रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा कि सबसे पहले जितना पैसा जो राज्य सरकार इकट्ठा करती है उसमें करीब 95,000 करोड़ रुपए ये कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो कि वहां टोटल जो रेवेन्यू सरकार जनरेट करती है उसका 70% है। इसका मतलब ये है कि जो वहां की जो राज्य सरकार है, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई, जो वहां प्रोग्राम्स बनाए, जिस तरह के फ्रीबीज दिए, जो भी किया, जितना रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट जनरेट करती है वो 70% सिर्फ 3 चीजों में चला जाता है। वो है सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट। और अभी ये बात कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरियां और बढ़ाएंगे, और फिर ये साथ में बोलते हैं कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लेके आएंगे। देखिए, ये है राजनीति। पैसा है नहीं, लेकिन सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए गलत नीतियां अपनाना और राज्य का दिवाला निकालना, यह हिंदुस्तान की राजनीति का हिस्सा बन गया। अब आप सरकारी नौकरियां देंगे तो सैलरी बिल बढ़ेगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। ऑलरेडी 70% आपका कमिटेड है। आप कहते हैं हम पुरानी पेंशन प्लान पे आएंगे, हम नई पेंशन स्कीम को नहीं फॉलो करेंगे, तो उसमें राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, और आप उसको पूरा घाटे को पूरा करने के लिए और अगर ब्याज उधार लेंगे, मतलब अगर आप लोन लेते हैं तो आपका ब्याज बढ़ेगा। तो अभी जो 70% आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उससे वो आगे बढ़ जाएगा। जब वो रेवेन्यू आगे बढ़ जाएगा तो आज जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है केरल के अंदर, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आपको सड़कें बनानी है, बिल्डिंगें बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, बाकी बहुत सारे काम करने हैं, तो उस स्थिति में करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास कैपिटल आउटले हर साल केरल गवर्नमेंट खर्चा करती है। अब समस्या ये है कि इस कैपिटल आउटले में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। इसका मतलब जो एसेट्स केरल सरकार ने पहले बनाए, या तो ये पैसा उसकी मेंटेनेंस और रखरखाव में चला जाएगा या नए इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाएगा। आप दोनों नहीं कर पाएंगे, या आपको बढ़ती हुई महंगाई के कारण आपको अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को घटाना पड़ेगा। इससे राज्य सरकार में समस्याएं खड़ी होंगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड होगी। ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन जो ओवरऑल खर्चा है राज्य सरकार का वो एप्रिशिएटेड नहीं है। अब आप सरकार ये बोलती है कि देखिए साहब, हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि केरल में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम होने के बाद भी केरल का मनरेगा का बजट, जो एक गरीब कल्याण का बजट होता है, मनरेगा जो मिनिमम वेज दिया जाता है, वो है 4,300 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब आपका जितना भी खर्चा जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी अगर कोई अमाउंट आ रही है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि इवन मिड डे मील स्कीम पूरे राज्य में 569 करोड़ है। सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 12,000 करोड़ के आसपास है। फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर करीब 10,000 करोड़ के आसपास है। एग्रीकल्चर पे करीब 8,000 करोड़ के पास खर्चा है। रूरल डेवलपमेंट में 7,000, जिसमें से करीब 4,500 करोड़ रुपए सिर्फ मनरेगा के लिए। ये जो अमाउंट है ये वहां की जो टोटल वेलफेयर स्कीम है SC ST की, उससे ज्यादा है। अर्बन डेवलपमेंट का टोटल बजट है 1,800 करोड़ रुपए, लेकिन मनरेगा का बजट है 4,297 करोड़। वाटर सप्लाई में 1,300 करोड़ और मनरेगा से काफी कम। तो कुल मिला के अगर हम ये देखें कि जिस तरह से वहां पे एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एप्रिशिएटेड नहीं।
चलिए, आपको खर्चा करना है, बहुत अच्छी बात है। अब समस्या किस बात की है? समस्या ये है कि जो आपका स्टेट रेवेन्यू है, स्टेट का अपना जो टैक्स कलेक्शन है, वो घट रहा है। इसका मतलब या तो आपकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि वहां इन्वेस्टमेंट्स आए, रेवेन्यू जनरेट हो और जिसके कारण आपको टैक्स मिले। इसका मतलब जो राज्य सरकार है उसको शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखना पड़ेगा कि पॉलिसी रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन क्यों जरूरी। जो वहां पे लेफ्ट गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसको इस बात को अब समझना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट आएगा प्राइवेट सेक्टर से। और अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको यूनियन बाजी से बचना होगा। आपको प्राइवेट कैपिटल की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनको धमकाना बंद करना होगा। नहीं तो जिस तरह से आप प्राइवेट कैपिटल को इंसल्ट करते हैं, प्रमोटर्स के इंसल्ट करते हैं, उनको मोदी सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये नहीं देखते कि उनका राष्ट्र निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपकी जहां सरकार होगी लेफ्ट की, वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है। जहां पे राज्य सरकारें प्राइवेट कैपिटल का रेस्पेक्ट नहीं करती, वहां प्राइवेट कैपिटल नहीं जाएगा। और यही हाल केरल का हो रहा है, यही हाल बंगाल का हो रहा है, यही हाल बाकी राज्यों का हो रहा है जहां पे प्राइवेट सेक्टर को इंसल्ट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अब केरल को अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को रीलुक करना होगा, दोबारा देखना। इसके अलावा जो ओवरऑल रेवेन्यू है, अब कहने को तो कागजों में बजट में मान लीजिए इन्होंने 21-22 में जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन था वो था 58,000 करोड़। अगले साल में बढ़ा के उसको कर दिया 74,000 करोड़। कैसे? क्या आधार था? क्या नीतिगत परिवर्तन किए थे? कुछ नहीं। ये सिर्फ अपने खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए बैलेंस शीट में इनकम दिखा दी गई थी। तो खर्चा तो हो गया लेकिन इनकम नहीं हुई। इसीलिए आज केरल क्राइसिस में है और इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा अगर हम आगे समझें तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो है जीएसटी कलेक्शन। स्टेट का जो जीएसटी कलेक्शन है 21-22 में था 24,000 करोड़ रुपए, 22-23 में इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 36,800 करोड़ रुपए, एक्चुअल कलेक्शन हुआ मात्र 30,000 करोड़। फिर वही कहानी, हाईली इन्फ्लेटेड रेवेन्यू जनरेशन और उसके अकॉर्डिंगली खर्चे जोड़ दिए गए लेकिन इनकम नहीं हुई, खर्चे हो गए तो स्टेट में डेफिसिट बढ़ गए। तो जो स्टेट कलेक्शन है वो 18% कम हुआ। इसका मतलब ये है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट लॉजिकल नहीं है या इन्फ्लेटेड नंबर से जनता को धोखे में रखना चाहती है। अब सवाल इस बात का है कि जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, जो ब्याज देना पड़ता है स्टेट को, वो जो टोटल स्टेट का जीडीपी है उसका करीब 37% है, 37% है। अब सवाल इस बात का है कि जब आपका ऑलरेडी कमिटेड जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू में से, वो ऑलरेडी 70% पार हो चुका है। अब राज्य सरकार बोलती है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि साहब हमारे को पैसा और चाहिए, और जो कमिटमेंट मांगा जा रहा है, जो राज्य सरकार कह रही है कि हमें टोटल पैसा कितना चाहिए, अगर आप उस पर जाएंगे तो वो शॉकिंग अमाउंट बन के आता है। राज्य सरकार का ये कहना है कि देखिए हमारे को कम से कम जो रेवेन्यू है, जो उनकी डिमांड है, वो करीब 25,000 करोड़ के आसपास है कि हमें इतना पैसा तो चाहिए, और अगर हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, हम कैसे अपना काम पूरा कर पाएंगे। अब आप 25-26,000 करोड़ रुपए अगर एडिशनल बोरोइंग करोगे तो जो ऑलरेडी कमिटेड 70% है वो बढ़ के कहीं 75 हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ नहीं रहा, हर क्षेत्र में आपकी इन्वेस्टमेंट्स घट रही हैं, तो राज्य की हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा है कि देखिए हम इमरजेंसी के लिए 5,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको लिवरेज दे दी कि ये पब्लिक फंड को या अपनी अथॉरिटीज को एज ए पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज करें एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि अगर आज आप उधार लेते हैं तो केरल के भविष्य को वो पैसा चुकाना होगा। और जैसा मैंने पहले कहा,
कि आपके पास पैसा है ही नहीं चुकाने के लिए। तो दोस्तों, ये बात आज हमें समझ में आ रही है कि एक अच्छी समझदार सरकार क्यों जरूरी है। आपको भी इस पे चिंता करनी होगी, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब इलेक्शन का टाइम आए, इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने आए, तो सिर्फ उसमें जो लॉलीपॉप दिए उसको देख के अगर आप वोटिंग करेंगे और उस ट्रैप में फंसेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कोई पॉलिटिशियन अपनी जेब से 5 पैसा भी नहीं देता। जनता का पैसा जनता की जेब से निकाल के जनता को ही दिया जाता है, और यह हमारे ऊपर है कि हम क्या इस छलावे में आ सकते हैं। ये बात आज गंभीर है, इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और गंभीर मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आप इस मुद्दे पे चिंतन करेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे कि अच्छी सरकार कैसे चुननी चाहिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।